नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चलेंगे कि प्रकाश की प्रकृति बताने वाले विभिन्न सिद्धांत। हम इस वीडियो में जो प्रकाश की प्रकृति है, नेचर है, उस नेचर को बताने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए विभिन्न सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख सिद्धांत यहां पर देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं इससे पहले प्रकाश के। उन टॉपिकों में हमने प्रकाश को किरण के रूप में मानकर अध्ययन किया, जिसमें हमने कुछ प्रकाश की घटनाएं जैसे सीधी रेखा में संचरण है, परावर्तन है, अपवर्तन है, परिकिरणन है, वर्ण विक्षेपण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी घटनाओं का हमने अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ और भी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है। इन घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति के रूप में अध्ययन नहीं कर सकते, उनको हम नहीं समझ सकते। तो उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। पहले हम इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन से हैं, प्रकाश की प्रकृति को बताने वाले प्रमुख सिद्धांत यहां पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ले रहे हैं सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। हम एक एक करके सबके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो यहां पर हम देखने वाले हैं। उन्होंने कौन कौन सी सफलताएं पाई और कौन कौन सी उन सिद्धांतों में कमियां रही, वो भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। देखिए, इसके नाम में ही लिखा है कि ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत को सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। दोस्तों फिर भी इस सिद्धांत की जो प्रमुख बातें हैं वो देख लीजिए, सुन लीजिए कि इन्होंने ये कहा कि जो प्रत्येक प्रकाश स्रोत है वो अति सूक्ष्म कणों के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और वो जो कण होते हैं वो काफी हल्के होते हैं। उनकी जो वेलोसिटी होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं, और वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, इन्होंने ये कहा कि जब ये जो कण हैं उनको उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, कणिकाएं। तो ये जो कणिकाएं हैं प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हो रही है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। हालांकि ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। और उन्हीं कणिकाओं के आधार पर सर आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के सीधी रेखा में संचरण, अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या कर दी थी। दोस्तों तो इस सिद्धांत से कुछ प्रकाश की घटनाओं की व्याख्या की गई और कुछ घटनाओं की व्याख्या करने में ये असफल रहा। दोस्तों तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो देख लीजिए, सुन लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत अति सूक्ष्म हल्के कणों का उत्सर्जन करता है। अति सूक्ष्म हल्के कणों का उत्सर्जन करता है। इन कणों को कणिकाएं कहा गया। दोस्तों इन कणों को कणिकाएं कहा गया। फिर देखिए, ये जो कणिकाएं हैं, ये जो कणिकाएं हैं, इन्हीं की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ये जो कणिकाएं हमारी आंख के रेटिना से टकराती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये न्यूटन ने कहा था अपने कणिकावाद सिद्धांत में। तो ये कणिकाएं जब हमारी आंख के रेटिना से टकराती है,
कणिकाएं जब हमारी आंख के रेटिना से टकराती है, रेटिना से टकराती है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है, तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है दोस्तों। इन्होंने एक बात और कही कि जब ये कणिकाएं, यहां मैं इस लाइन को इस तरीके से पुट कर दूं कि सघन माध्यम में इनका वेग अधिक और विरल माध्यम में कणिकाओं का वेग कम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ही है, इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार विरल माध्यम में कणिकाओं का वेग कम, कणिकाओं का वेग कम व विरल सघन माध्यम में, सघन माध्यम में अधिक होता है। सघन माध्यम में जो कणिकाएं हैं उनकी वेलोसिटी अधिक होती है और विरल माध्यम में उनकी वेलोसिटी कम होती। ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत गलत था। इसके साथ में देखिए दोस्तों, ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गति करती है। ये जो कणिकाएं हैं, इन्होंने ये कहा कि ये जो कणिकाएं हैं, कणिकाएं प्रकाश के वेग से गति करती है, प्रकाश के वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से चलती है, गति करती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस कणिकावाद सिद्धांत से रिलेटेड हमने आप लोगों के सामने रखे हैं दोस्तों। अब हम कुछ इस सिद्धांत की सफलताएं और कुछ असफलताओं की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली प्रमुख घटनाओं में से प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, सीधी रेखा में संचरण। तो प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण की इस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या की गई। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसकी भी सफल व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की गई। इसके साथ में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसकी भी सफल व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की गई। लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण जैसी घटनाओं की इस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकी दोस्तों। तो इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी, जबकि प्रकाश की जो कुछ घटनाएं हैं, सीधी रेखा में संचरण, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की सफल व्याख्या की गई। तो ये था दोस्तों न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत के बाद में हमारा जो सेकंड पार्ट है, दूसरा जो सिद्धांत है वो है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन के तरंग सिद्धांत की जो मूल बातें हैं वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है, तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, संचरित होता है दोस्तों, तरंग के रूप में। और उन्होंने जो प्रकाश की तरंग की प्रकृति मानी वो अनुदैर्ध्य प्रकृति मानी दोस्तों। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है, हाइगेन ने ये बताया। और ये प्रकाश की तरंगें, प्रकाश की तरंगें सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में संचरित होती है, संभव दिशाओं में संचरित होती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुदैर्ध्य प्रकृति इन्होंने मान ली कि जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है।
तो अंधेरी तरंगों के संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने एक माध्यम की परिकल्पना कर ली। संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह एक माध्यम मौजूद है और उस माध्यम को उन्होंने ईथर कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में ये तरंगें संचरित होती है। इन्होंने ईथर नामक माध्यम की परिकल्पना कर ली। इन्होंने ये कहा कि ये तरंगें ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है दोस्तों, काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। इसकी व्याख्या की गई कि भाई ईथर एक काल्पनिक माध्यम है। ये जो माध्यम है इस माध्यम को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया। पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम मान लिया गया कि ये माध्यम है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, भारहीन है, भारहीन माध्यम मान लिया गया और सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह मौजूद है, सभी पदार्थों में मौजूद है, भारहीन है, पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम की परिकल्पना कर ली गई। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रकाश की जो प्रकृति है ना तो अनुदैर्घ्य होती है, ना ईथर जैसा कोई काल्पनिक माध्यम होता है जिसकी इस तरीके की कोई प्रकृति हो। तो ये इन्होंने परिकल्पना की, इन्होंने इनकी काल्पनिक परिकल्पना कर ली, मान लिया, अवधारणा अपनी दे दी दोस्तों, जो कि पूर्णतया गलत थी। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी इस प्रकृति में इन्होंने जो प्रकृति बताई, इन्होंने इसके आधार पर जो प्रकाश है वो तरंगिकाओं के रूप में चलता है। जो तरंगे हैं उनको उन्होंने तरंगिकाएं कहा कि तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है और उन तरंगिकाओं का प्रत्येक बिंदु भी एक प्रकाश स्रोत के रूप में काम करता है। तो तरंगिकाओं का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश के भांति काम करता है, नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। और उन नए प्रकाश स्रोतों को उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाएं कहा दोस्तों, द्वितीयक तरंगिकाएं, उनका नाम दे दिया द्वितीयक तरंगिकाएं, उनको कहा गया दोस्तों। अब इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के सीधी रेखा में संचरण, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की सफल व्याख्या की गई। इसके साथ में व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की भी सफल व्याख्या की गई। तो तरंग प्रकृति मानकर हम व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को अच्छे से समझा सकते हैं। इसके साथ में परावर्तन अपवर्तन कि न्यूटन ने तो प्रकाश को कण के रूप में माना, इन्होंने तरंग के रूप में माना। तो इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के सीधी रेखा में संचरण, परावर्तन अपवर्तन, व्यतिकरण की भी सफल व्याख्या की गई, विवर्तन की भी सफल व्याख्या की गई, ध्रुवण की भी सफल व्याख्या की गई दोस्तों। लेकिन उस समय कुछ घटनाएं और भी थी जिनकी व्याख्या करने में यह सिद्धांत असफल रहा, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हाइगन के तरंग सिद्धांत के जरिए नहीं समझाया जा सका, कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं समझाया जा सका, कॉम्पटन प्रभाव को भी नहीं समझाया जा सका, जीमान प्रभाव, स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी दोस्तों। जीमान प्रभाव है, स्टोर्क प्रभाव है, रमन प्रभाव है, इनकी व्याख्या करने में हाइगन का तरंग सिद्धांत असफल रहा, इन प्रभावों को समझाने में असफल रहा। तो हालांकि कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को यह समझाने में सफल रहा दोस्तों। तो यह था हाइगन का तरंग सिद्धांत। हाइगन के तरंग सिद्धांत के बाद में अब हम चर्चा करते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। देखिए दोस्तों इन्होंने क्या कहा, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर मैक्सवेल ने यह बताया कि जो प्रकाश है,
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, दोस्तों। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इन्होंने प्रकाश की प्रकृति तो तरंग के रूप में ही मानी। न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत में प्रकाश की प्रकृति को कणीय माना गया, कुछ घटनाओं से की व्याख्या की गई। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश की तरंग प्रकृति मानी गई, कुछ घटनाओं की व्याख्या की गई, लेकिन उन्होंने प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति मानी। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग सिद्धांत में मैक्सवेल ने यह कहा कि ये जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। और देखिए दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। इन्होंने ये कह दिया कि इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है इसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें है क्या एक्चुअल में कि विद्युत चुंबकीय तरंगें, मैं यहीं पर पुट कर रहा हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्रिविमीय तरंगें होती है, त्रिविमीय तरंगें होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होंगे, एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, एक समान कला में कंपन करते हैं, एक समान कला में कंपन करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैं एक प्रकाश तरंग को यहां पर दिखा रहा हूं। यह हमारे पास में प्रकाश तरंग के संचरित होने की दिशा है, इस दिशा में प्रकाश की तरंग संचरित हो रही है। तो प्रकाश तरंग के संचरित होने की दिशा के ठीक लंबवत यहां पर ये मैंने जो एरो के निशान दिखाए हैं वो इस तरीके से दिखाए हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहा है। तो प्रकाश जैसे ये अक्ष दिशा में संचरित हो रही है, ये वाई दिशा है, तो अक्ष वाई तल के अंदर विद्युत क्षेत्र कंपन करता है, ऊपर नीचे इस तरीके से कंपन करेगा। ये हमारे पास में है जेड एक्सिस से। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों वो इस अक्ष और जेड तल के दिशा में कंपन करता है, और वो इनका जो कला है वो दोनों की कला एक समान रहती है। मतलब विद्युत क्षेत्र जब अधिकतम होता है तब चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम, दोनों एक साथ शून्य, दोनों एक साथ न्यूनतम होते हैं, तो दोनों की कला समान होती है, दोनों ही तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ये त्रिविमीय तरंगें होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। ये जो तरंगें हैं वो हमारी आंख के रेटिना को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत की जो मूल बात है वो ये है कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो तो इन्होंने तरंग प्रकृति ही मानी, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, और अनुप्रस्थ प्रकृति के होने की वजह से जो हाइगेन ने कुछ काल्पनिक चीजें मानी थी, ईथर नामक माध्यम माने था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो इन्होंने जो इनकी जो मुख्य बात है वो यही है कि इन्होंने प्रकाश की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति बताई तथा प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में माना। तो दोस्तों, ये था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। दोस्तों, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के बाद में अगला जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत,
वो हम देखते हैं। चौथा जो हमारे पास में सिद्धांत है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए मैक्स प्लांक ने ये कहा था कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है, जिन्हें हम प्रकाश के क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और उन्होंने प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी। तो देखिए हमने कणिकावाद सिद्धांत में प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी, हाइगेन के तरंग सिद्धांत में तरंग प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में तरंग प्रकृति। अब ये जो सिद्धांत है मैक्स प्लांक का, इसमें भी प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी गई है। तो 4 में से 2 सिद्धांतों में कणीय प्रकृति और 2 सिद्धांतों में तरंगीय प्रकृति हमने देखी है। अब हम देखेंगे मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में संचरित होता है, बंडल्स के रूप में संचरित होता है, और उन छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं, फोटोन कह सकते हैं, या ऊर्जा के क्वांटा कहा जाता है। मैक्स प्लांक ने यह भी कहा कि जो ऊर्जा के पैकेट्स हैं उनकी ऊर्जा का मान उनकी आवर्ती के समानुपाती होता है। तो इस सिद्धांत की बहुत बड़ी सफलता यह थी कि जो शेष बचे हुए कुछ प्रभाव हैं उनकी इन्होंने सफल व्याख्या की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टोक्स प्रभाव और रमन प्रभाव की इन्होंने सफल व्याख्या की थी। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा इन घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यहां पर देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है। छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है। इन बंडल्स को, इन पैकेट्स या बंडल्स को ऊर्जा के क्वांटा या फोटोन कहा गया, फोटोन कहा गया। इस सिद्धांत में प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी गई। इस सिद्धांत में प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी गई। इस सिद्धांत में प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी गई। यह सिद्धांत कहता है कि जो पैकेट्स हैं उनकी ऊर्जा का मान उनकी आवर्ती के समानुपाती होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा, प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा उनकी आवर्ती के समानुपाती होती है, उनकी आवर्ती के समानुपाती होती है दोस्तों। तो यदि हम एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो यदि E से पुट कर दें, उनकी आवर्ती न्यू है, तो E समानुपाती न्यू कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे। तो यहां पर हमने ये कांस्टेंट पुट कर दिया H, इसे हम कहते हैं प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक कहा जाता है दोस्तों। ये जो प्लांक नियतांक है इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 34 जूल इंटू सेकेंड। तो 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड है, इसका मात्रक हो ही गया। अब इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण को यह समझाने में असफल रहा। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, रमन प्रभाव, स्टोक्स प्रभाव की इस सिद्धांत के द्वारा सफल व्याख्या
की गई दोस्तों। अब इसके बाद में हम दोस्तों चर्चा करेंगे इन सभी सिद्धांतों से हमारे पास में क्या निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि हमने यहां पर जो विभिन्न सिद्धांत पढ़े हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों हमने प्रकाश के 4 सिद्धांत यहां पर देखे, और भी वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न सिद्धांत दिए गए, लेकिन हमने उनमें से प्रमुख 4 सिद्धांत यहां पर देख लिए। उनमें से 2 सिद्धांतों में प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी गई और कुछ घटनाओं की व्याख्या की गई, और 2 सिद्धांतों के अंदर प्रकाश की तरंग प्रकृति मानी गई और प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या की गई। हमने यहां पर देखा कि किसी एक सिद्धांत के द्वारा प्रकाश की सभी घटनाओं को समझाना संभव नहीं है। तो जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसके द्वारा इन घटनाओं को अच्छे से समझाया गया, लेकिन इन घटनाओं को नहीं समझाया जा सका। प्रकाश की कणीय और तरंगीय प्रकृति से इन घटनाओं को अच्छे से समझाया जा सका, लेकिन तरंगीय प्रकृति से सिर्फ इन घटनाओं को समझाया जा सका। इन 3 घटनाओं को, ये 3 घटनाएं हैं, वो सिर्फ तरंगीय प्रकृति से इनकी व्याख्या की जा सकी, और इन घटनाओं की हम केवल कणीय प्रकृति से व्याख्या कर सकते हैं कि प्लांक का क्वांटम मॉडल इन घटनाओं को नहीं समझा सका और हाइगेन का तरंग सिद्धांत इन घटनाओं को नहीं समझा सका। तो अंत में यह निष्कर्ष निकला कि प्रकाश के जो विभिन्न सिद्धांत है उनमें से कोई सा भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या कर सके। तो वैज्ञानिकों ने यह कहा कि यदि आप प्रकाश की घटनाओं को समझना चाहते हैं तो दोनों सिद्धांत आप मानकर चलें, अर्थात प्रकाश की तरंगीय तथा कणीय प्रकृति दोनों मानकर चलनी पड़ेगी। और प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति मानी गई, अर्थात प्रकाश है वो कणीय तथा तरंगीय दोनों प्रकृति का होता है। यहां से क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब है 2 प्रकृति से, अर्थात प्रकाश कणीय व तरंगीय प्रकृति का होता है। कणीय व तरंगीय प्रकृति का होता है। प्रकाश की प्रकृति दोनों रूपों में मानी जा सकती है दोस्तों। तो प्रकाश तरंग और कण के दोनों के रूप में मौजूद होता है, क्योंकि प्रकाश के विभिन्न सिद्धांत सभी सिद्धांतों के द्वारा सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। कोई सा भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो सारी घटनाओं को एक साथ समझा सके, इसलिए इसकी द्वैत प्रकृति मानी गई। तो दोस्तों ये थे प्रकाश की प्रकृति बताने वाले विभिन्न सिद्धांत, और अंत में हमने बताया इससे निकलने वाला निष्कर्ष। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।